हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड फैक्ट्री। बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है, रेट कट एंड रेट हाइक क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में लिए गए डिसीजंस का मार्केट पर क्या असर पड़ता है, और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी स्पीच को डिकोड करके हम अपना खुद का ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं और खुद से ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। एंड उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि रियल ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्यों आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए और किसे जानना चाहिए। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, फाइनेंस स्टूडेंट हो, या फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो इंडिया के, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल स्टूडेंट और अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नो डाउट आपको अवेयरनेस होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और अगर आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके के स्पीच होते हैं, लाइक बजट स्पीच या मॉनेटरी पॉलिसी स्पीच, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएशन एंड स्पाइक देखने को मिलता है। अब अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आता है, तो आप स्पीच को डिकोड करके उन फ्लक्चुएशंस को कैच कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो एज अ ट्रेडर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स को समझो, ताकि इन रियल टाइम आप उस स्पीच को डिकोड करके अपने ट्रेडिंग डिसीजन खुद से बना सको। तो अभी बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आपने इन्फ्लेशन समझ लिया तो मॉनेटरी पॉलिसी आप 1 मिनट में समझ जाओगे। तो बात करते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, मतलब कि करेंसी का परचेसिंग पावर डिक्रीज होना। अब हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज। रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे परचेसिंग पावर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप पिछले साल 1 किलो आलू, मतलब कि 1 kg आलू 10 रुपए में खरीदते थे, ठीक है, और सेम 1 किलो आलू आप इस साल 20 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे रुपए की परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई विद इन अ ईयर। और कितना डिक्रीज हुआ? 10 रुपए। तो यहाँ से आपको हल्का सा समझ में आ गया होगा कि परचेसिंग पावर डिक्रीज होना किसी करेंसी का, इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 किलो आलू 10 रुपए में ले रहे थे पिछले साल, और इस साल आप क्या कर रहे हो, 1 किलो आलू 20 रुपए में ले रहे हो, मतलब 10 रुपया बढ़ गया। मतलब कि 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ रहे थे, और अभी 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्वांटिटी तो वही है, 1 किलो तब भी ले रहे थे और 1 किलो आज भी ले रहे हैं, लेकिन प्राइस में चेंज आ गया। तो इसे कहते हैं करेंसी का परचेसिंग पावर डिक्रीज होना। और अगर इसी चीज को हिंदी में बोले तो इसे हम बोल देते हैं महंगाई, ठीक है। इसी को हम महंगाई बोलते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, परचेसिंग पावर डिक्रीज होना किसी करेंसी का। तो मेनली 3 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला अपना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा अपना है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड जो थर्ड है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो इस तरीके का इन्फ्लेशन आता है। अब डिमांड क्यों बढ़ जाता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मतलब कि लोगों के पास ज्यादा मनी सरप्लस है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और इसके वजह से उनके डिमांड बढ़ रहे हैं। अब लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो सोचेंगे कि चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और ऐसे कर करके उनके डिमांड्स बढ़ते जाएंगे, और जिसके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। सेकेंड है अपना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इस टाइप का इन्फ्लेशन कब आता है? जब हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो। अब हायर प्रोडक्शन कॉस्ट किसके वजह से होता है? ये होता है इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो किसी एक प्रोडक्ट को 10 रुपए में बना रही है, मतलब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पहले 10 रुपए था, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मशीनरीज यूज हो रही हैं, उन मशीनरीज को चलाने के लिए फ्यूल यूज होगा। तो हियर फ्यूल इज अ रॉ मटेरियल। तो जब भी फ्यूल का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब कि जिस गुड या सर्विस को कंपनी 10 रुपए में बना रही थी, का बनाने का लागत 10 रुपए आ रहा था, अब उसी चीज को बनाने के लिए कंपनी
₹15 लगा रही है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। तो जैसे ही रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और उसको प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए अब कंपनी पहले 10 में बनाती थी और 15 में बेचती थी। अभी क्या कर रही है कंपनी की, 15 में बना रही है और 20 में बेचेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का दाम ₹10 से बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? ऑफ कोर्स बढ़ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कि रॉ मटेरियल के बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ गया। सेकेंड इसमें क्या हो सकता है? सेकेंड इसका रीजन होगा सप्लाई चेन डिस्टरबेंस। ठीक है, मतलब कि कंपनी का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। अब ये किसके वजह से होता है? ये होता है नेचुरल डिजास्टर्स, वार एंड पैंडेमिक्स के वजह से। जैसे कि अभी अपना लेटेस्ट एग्जांपल उठा लेते हैं कोरोना का। तो कोरोना एक पैंडेमिक था जिसके वजह से जितने भी ऑफलाइन बिजनेस थे उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी, और सबका रिवेन्यू डाउन हुआ था, और सारे कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट निगेटिव आए थे। थर्ड हमारा क्या हो सकता है? करेंसी डिप्रिसिएशन। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन। आप समझ लेना, ये है करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होता है कि हमारे कंट्री के करेंसी का दूसरे कंट्री के करेंसी के रिलेशन में वैल्यू कम होना। जैसे कि अपने इंडियन रुपीस की बात करें डॉलर के रिस्पेक्ट में, अब लेट से बोल लेते हैं कि $1 इक्वल टू, ऐसे बात कर लेते हैं, $1 इक्वल टू 85 रुपीज़। अभी करंट में हमारा रुपए की वैल्यू चल रही है, मतलब कि $1 में 85 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है? नेक्स्ट मंथ में ये 85 रुपये से बढ़ के 90 रुपीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब अब $1 की वैल्यू जो हो गई वो 90 रुपये हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डॉलर के रिस्पेक्ट में हमारा रुपये जो है और कमजोर हो गया। मतलब पहले $1 में 85 रुपये होते थे, अब $1 में 90 रुपये हो गए। मतलब यहाँ पे हमारा रुपये जो है वो कमजोर हो गया। तो इसको बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। यहाँ पे हमारा रुपया जो है वो डिप्रिसिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो अब करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा? जो इम्पोर्ट चार्जेस थे, जैसे कि हम बाहर से सामान इंपोर्ट कराते हैं अपने कंट्री में, बाहर से हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो उसके बदले में हमें $1 के बदले 85 रुपये देना था पहले, और अब हम क्या करेंगे? $1 के बदले हम 90 रुपये देंगे। तो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? इम्पोर्ट चार्जेस बढ़ जाते हैं। इम्पोर्ट चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जैसे ही अपना इम्पोर्ट चार्ज इंक्रीज होगा, इस इम्पोर्ट चार्ज के इंक्रीज होने से जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उनके भी चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट या सर्विस के चार्जेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होंगे? इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन के बारे में। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? वेज प्राइस स्पाइरल। मतलब कि यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आप हमें और ज़्यादा सैलरी दो या फिर और ज़्यादा वेज पे करो। तो अगर एक कंपनी सैलरी हाइक करती है अपने कंपनी में, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को कहीं ना कहीं से मैनेज करेगी, और वो मैनेज करने के लिए क्या करता है? अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज करता है। और प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? अगेन इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और जब भी इस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब होता है महंगाई, और इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? हमारे करेंसी का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। और आपने ये भी समझ लिया कि इन्फ्लेशन का जो मेन रीजन है वो क्या होता है? कि लोगों के पास मनी सरप्लस ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे होते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे लोग या तो बैंक से लोन ले रहे हैं, या फिर उनकी सैलरी हाइक हो रही है। अगर वो वर्कर है तो उनकी सैलरी हाइक होगी, या फिर बैंक उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है और उसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों के पास मनी सरप्लस इंक्रीज हो रहा है। और मनी सरप्लस इंक्रीज होने की वजह से लोगों के डिमांड्स बढ़ रहे हैं। अब लोगों के डिमांड्स बढ़ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे।
और अगर नेक्स्ट स्लाइड पे एक साइकिल मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपने वो साइकिल समझ लिया तो आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये कंप्लीट स्टोरी, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आपको समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रहा है तो कोई ना कोई इसे कंट्रोल कर रहा होगा, तो इसे कंट्रोल कौन करता है। अब इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन आपको इस साइकिल में समझ में आएगा। मतलब कि अगर आपने इस सिंगल साइकिल को समझ लिया तो आपको पूरा मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ जाएगा और इन्फ्लेशन समझ में आ जाएगा। तो अगर इस साइकिल को समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो स्टार्ट करते हैं अपने साइकिल को यहाँ से। ये है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि इन्फ्लेशन क्यों राइज करता है, क्योंकि लोगों के पास मनी सरप्लस ज्यादा होता है। अब वो मनी सरप्लस कहाँ से आ रहा है, इसके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी हाइक हो रही है, इसके वजह से मनी सरप्लस आ रहा है। या फिर बैंक्स आपको कम इंटरेस्ट पे लोन ऑफर कर रहे हैं और आप लोन्स ले रहे हो और उसकी वजह से आपके पास मनी सरप्लस आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या होता है, मनी सरप्लस ज्यादा होता है। अब मनी सरप्लस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। उन्हें कुछ भी दिखेगा वो सोचेंगे ले लेते हैं, अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मनी सरप्लस है, उसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। अब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उनके डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डिमांड इंक्रीज होना। अब डिमांड इंक्रीज होगा तो उसके वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे महंगाई बढ़ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब एंट्री होता है मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ से। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके थ्रू इशू किया जाता है, वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आते हैं आरबीआई के गवर्नर सर। ठीक है, तो जैसे ही आरबीआई के गवर्नर सर को दिखेगा कि भाई मार्केट में तो महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो यहाँ पे गवर्नर सर आएंगे और वो क्या करेंगे, एक रेट हाइक फेंक के मारेंगे और लोगों का सारा डिमांड खत्म। तो अपने करंट आरबीआई के गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा जी। तो जैसे ही संजय मल्होत्रा जी को दिखेगा कि भाई मार्केट में तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, लोगों के पास तो बहुत पैसा है, वो क्या करेंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे और उस मॉनेटरी पॉलिसी में आके बोल देंगे कि आज से रेट हाइक हो गया। अब रेट हाइक होने का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। रेट हाइक होने का मतलब है जितने भी बैंक्स इंडिया में है उन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, ये सारे बैंक रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। अब अगर आरबीआई के गवर्नर आके बोल रहे हैं कि आपका रेट हाइक हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी बैंक्स जो हैं ये लोन लेते हैं आरबीआई से। बैंक्स को भी अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है, तो बैंक्स किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से। तो जैसे ही रेट हाइक हुआ, मतलब कि बैंक्स को जो लोन पहले 6% पे मिल रहा था, मतलब कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा था, वो अभी बढ़ के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि अगर पहले 6 था और अभी रेट हाइक हो गया तो वो अब 8% पे लोन मिलेगा। तो अगर कोई बैंक है जो 6% पे पहले लोन ले रहा था और अभी उसे 8% पे मिल रहा है, तो वो बैंक अब क्या करेगा, वो बैंक भी आगे अपने कस्टमर को जो लोन देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो यहाँ पे बैंक भी क्या करेगा, जो लोन 6% पे दे रहा था उसे बढ़ा के क्या कर देगा, 8% कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। तो रेट हाइक का मतलब आप क्या समझे कि जैसे ही रेट हाइक होता है, बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से जो लोन लेते हैं उस लोन पे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, बैंक्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर को भी जो लोन्स देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके देते हैं। तो अगर कस्टमर पहले 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहा था, तो अब उसे 8% पे मिलेगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया कि रेट हाइक होने की वजह से सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से या रेट हाइक होने की वजह से मनी सरप्लस कैसे ब्लॉक हो गया, मनी सरप्लस कम कैसे हो गया मार्केट में। अब अगर बैंक पहले 6% पे लोन दे रहा था और अभी वो क्या कर रहा है, 8% पे दे रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे घटा या नहीं घटा, लोगों का इंटरेस्ट घट गया। वो बोलेंगे चलो यार अब फिर से जब रेट कट होगा ना उसके बाद लोन लेंगे, अभी तो लेंगे तो 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये किसी को भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं दिखेगा, तो लोग
बैंक से लोन लेना बंद करेंगे। तो जब लोग बैंक से लोन लेना बंद करेंगे तो यहाँ पे उनका मनी सरप्लस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मनी सरप्लस कम हो रहा है क्योंकि लोग अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं बैंक से लोन लेने में। अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर एक बिजनेस है तो उसे चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन्स लेने पड़ते हैं, और वो लोन किससे लेता है, बैंक से। तो लोग तो अपने आप को एक बार रोक भी लेंगे कि चलो बैंक से लोन नहीं लेते हैं, जब रेट कट होगा उसके बाद लोन लेंगे दोबारा से। लेकिन बिजनेस को तो मजबूरी में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोन नहीं लेंगे बिजनेस बंद हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो अगर एक बिजनेस है जो अब यहाँ पे लोन लेता है बैंक से, तो जो पहले 6% इंटरेस्ट पे ले रहा था, वो अब कितने पे लेगा, 8% इंटरेस्ट पे लोन लेगा। तो लोन ज़्यादा लेने की वजह से क्या होगा, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो उसे कैसे मैनेज करेगा, वो इसे मैनेज करेगा लोगों के सैलरीज कट करके। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी वर्कर इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो उनके सैलरी और वेजेस को कट करेगा। अब लोगों की सैलरी और वेजेस जब कट होंगे तो लोगों के पास क्या होगा, फिर से मनी सरप्लस कम होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मनी सरप्लस ब्लॉक हो गया। तो इतना आपको समझ में आया कि इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे और वो क्या बोलेंगे कि रेट हाइक हो गया। रेट हाइक होने की वजह से क्या होगा, मनी सरप्लस ब्लॉक हो जाएगा। अब मनी सरप्लस ब्लॉक होने के बाद से क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। जिन लोगों के पास बहुत पैसा था, खर्च कर रहे थे, ये खरीद रहे थे, वो खरीद रहे थे, अब उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं बच रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब उनका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। वो बोलेंगे कि भाई बेसिक नेसेसिटी अपनी पूरी करते हैं और अभी रहने देते हैं, ज़्यादा इधर उधर की गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमांड डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन रुक गया तो यहीं पे गेम ओवर हो जाता है। यहाँ से भी एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब जैसे ही डिमांड ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन का भाई डिफ्लेशन आ जाता है। अब डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन जस्ट इन्फ्लेशन का अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा था, महंगाई बढ़ रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, महंगाई घट गया। अब महंगाई बहुत ज़्यादा घट जाने से और एक बहुत लॉन्ग टर्म तक घटे रहने से क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। अब भाई इकोनॉमी कैसे स्लो डाउन हो रही है, डिफ्लेशन की वजह से। तो जैसे ही आपका डिमांड डिक्रीज हुआ, आपके जो बिजनेस है उनकी रेवेन्यू भी डिक्रीज होने लगेंगे। क्यों डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है उनके प्रोडक्ट में, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। अब उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो बिजनेस लॉस में जाएगा। और जब भी बिजनेस किसी भी कंट्री के मैक्सिमम बिजनेस लॉस में जाने लगते हैं तो उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ कम होने लगता है। तो इसके वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लोग बेरोजगार होने लगते हैं। अब लोगों के डिमांड घट रहा है तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और अगर कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को उस टाइम पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं होगी, ज़्यादा वर्कर्स की नीड नहीं होगी, तो वो धीरे धीरे सबको फायर करने लगेगा, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए, डिफ्लेशन को देखते हुए, हमारे आरबीआई के जो गवर्नर सर हैं वो फिर से आते हैं, और इस बार वो क्या करते हैं, इस बार वो एक रेट कट फेंक के मारते हैं और मार्केट में फिर से मनी सरप्लस आ जाता है। मतलब कि इस बार गवर्नर सर आएंगे और बोलेंगे कि अब इस बार हमारा रेट कट हो गया क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो फिर से अब यही वाला सीन शुरू हो जाएगा, लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगेगा और लोग क्या करेंगे, फिर से बहुत ज़्यादा लोन्स लेंगे और उनके पास मनी सरप्लस इंक्रीज होगा, और मनी सरप्लस इंक्रीज होगा तो फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। एंड अगेन ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। तो आई होप अभी तक आपको इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रेट हाइक एंड रेट कट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। रेट हाइक कब होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बहुत बढ़ने लगती है, तब रेट हाइक किया जाता है। और रेट कट कब करते हैं, जब मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, मतलब कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन दिखाने लगती है उसके बाद रेट कट किया जाता है। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन, जो कि आपको इस साइकिल से मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल बैंक सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए, जिस तरीके से इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी लाने के लिए आरबीआई जिम्मेदार होती है, उसी तरीके से यूएसए में मॉनेटरी पॉलिसी लाने के लिए फेडरल रिजर्व जिम्मेदार होता है। और इनका मेन काम क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना।
ठीक है। मतलब कि ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं कि कब मार्केट में मनी सरप्लस बढ़ाना है और कब घटाना है, और किस तरीके से बढ़ाते और घटाते हैं वो अभी हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है। और ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए। तो ये चीज भी हमने अभी पीछे समझा था कि जैसे ही मार्केट में डिमांड कम होने लगता है तो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है और इसके वजह से रेट कट करा जाता है। और जब भी मार्केट में मनी सरप्लस बढ़ता है तो हमारा इन्फ्लेशन राइज होता है, और इन्फ्लेशन राइज को देखते हुए रेट हाइक करा जाता है, जिसके वजह से मार्केट में मनी सरप्लस कम हो जाए। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बाई मंथली होती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बाई मंथली होती है, मतलब कि हर 2 महीने पे एक बार मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आया जाता है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया था पीछे, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन आपको समझ में आ ही गया है। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मतलब क्या है कि रेट कट करके मार्केट में मनी सरप्लस को बढ़ा देना, जिसकी वजह से बिजनेस को फायदा हो, जितने बिजनेस हैं उन्हें फायदा हो मनी सरप्लस बढ़ने की वजह से। और जब बिजनेस को फायदा होने लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है। जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी हमने समझा था कि डिमांड कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रेट कट करती है, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़े, और डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से ज़्यादा वर्कर्स और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की नीड हो और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए। अब इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम टू टाइम रेट हाइक एंड रेट कट होते रहते हैं तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं इसके चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कि हमारा इकोनॉमी स्टेबल रहता है, ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मेन 2 टाइप के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है इसी को बोलते हैं रेट कट करना। ठीक है, और कुछ नहीं है। जो रेट कट है इसी को बड़ा सा नाम दे दिया गया है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज मनी सप्लाई, लोअर्स इंटरेस्ट रेट एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये क्या है, ये सिंपली वही है अपना रेट कट। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसे बोलते हैं रेट हाइक। जो सारी चीजें हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, रेट हाइक है। इसमें क्या करते हैं, रिड्यूस मनी सप्लाई, राइज इंटरेस्ट रेट्स एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाता है, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। एंड वाइस वर्सा इन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों इशू करा जाता है मार्केट में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आते हैं, जिसमें मनी को कंट्रोल किया जाता है। मनी कंट्रोल करने का जो मेन रीजन अपना होता है वो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो इसके लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जिस तरीके से इंडिया का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होता है, इसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो कौन से देश का मॉनेटरी पॉलिसी इस मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये जानना चाहिए किस कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी इस मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर बात करें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की, मतलब कि इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये बस इंडियन मार्केट को ही इफेक्ट कर पाता है। बाकी फॉरेक्स मार्केट पे इसका कोई भी असर नहीं होता। मतलब कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आया, आप इंडियन मार्केट में पुट कॉल खेलो और वहीं पे खत्म कर दो बस। इसके आगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज हैं जिन पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी इन कंट्रीज के मॉनेटरी पॉलिसी आते हैं तो मार्केट में काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट। तो अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में जितने भी इंडाइसेस हैं या फिर जितने भी करेंसी पेयर्स हैं, कमोडिटीज हैं, इन सब में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किसी कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो वो होता है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का। इसे कौन इशू करता है, फेडरल रिजर्व, जिसे हम फेड मीटिंग भी बोलते हैं। तो जब भी
फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो वो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में काफी अच्छा फ्लक्चुएशन लेके आती है। बाकी कॉन्सेप्ट सबका वही है जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस करा था, रेट हाइक एंड रेट कट। अब अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट का मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसे हम ईसीबी बोलते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना का मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है पीबीओसी, मतलब कि पीपल बैंक ऑफ चाइना। अनलाइकली जापान, इंग्लैंड, कनाडा का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ कनाडा इशू करते हैं। तो अगर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन को समझ लेते हो तो इसका मतलब आप सारे क्रिप्टोज को कहीं ना कहीं समझ लोगे, क्योंकि बिटकॉइन एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन में मूवमेंट होता है, बाकी की जो अल्ट कॉइन्स हैं, मीम्स कॉइन है, इनमें भी उसी तरीके से मूवमेंट होता है। तो अगर क्रिप्टो की बात करें तो उसका मतलब है बिटकॉइन। और अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स में मेनली जो ट्रेड होता है वो होता है हमारा गोल्ड, ऑयल एंड करेंसी पेयर्स, और साथ में हम ले लेते हैं इंडाइसेस। ठीक है, तो करेंसी पेयर और इंडाइसेस की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर मान लो आपका अमेरिका का मॉनेटरी पॉलिसी आ रहा है तो जो अमेरिका का इंडेक्स है डाउ जोन, उसमें तो मूवमेंट होना ही होना है। अगर रेट कट हो रहा है तो डाउ जोन्स ऊपर जाना ही जाना है, तो इसको रखेंगे साइड में। इंडेक्स में मूवमेंट तो आएगा ही। अगर बात करें करेंसी पेयर्स की तो फॉरेक्स में बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं। तो अगर अमेरिका का मॉनेटरी पॉलिसी आ रहा है और उसमें रेट हाइक हो रहा है तो यूएस डॉलर आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा, मतलब यूएस डॉलर में बुलिश मूवमेंट आपको दिखेगा। अब जैसे डॉलर स्ट्रांग हुआ, मतलब कि मैं आपको दो करेंसी पेयर्स लेके समझाता हूँ। एक करेंसी पेयर है अपना यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। और एक अपना करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। ठीक है, ये दो करेंसी पेयर अपने पास हैं। तो जब भी अमेरिका का मॉनेटरी पॉलिसी आता है और उसमें रेट हाइक होता है, इसका मतलब क्या है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मतलब यूएस डॉलर में एक बुलिश मोमेंटम दिखेगा। तो जब भी यूएस डॉलर में बुलिश मोमेंटम दिखेगा तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई, मतलब कि यूएसडी जैपनीज एन जो है, ये भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और अगर यूरोप सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी आता है और उसमें रेट हाइक होता है तो वहाँ पे हमारा यूरो मजबूत होता हुआ दिखेगा। तो यूरो मजबूत होता हुआ दिखेगा तो यूरो यूएसडी जो है वो भी हमें मजबूत होता हुआ दिखेगा। मतलब अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जैसे ही डॉलर मजबूत होगा तो जितने करेंसी पेयर्स के सामने यूएसडी होगा ये सारे इंक्रीज हो जाएंगे, और जिसमें भी यूएसडी पीछे लगा होगा ये सारे डिक्रीज होने लगेंगे। तो फॉरेक्स में से हम अभी करेंसी पेयर्स और इंडेक्सेस को साइड में रखते हैं, क्योंकि इनमें तो मूवमेंट आएगा ही आएगा। मेनली जो ट्रेड होता है वो होता है हमारा गोल्ड, ऑयल एंड क्रिप्टो में। तो मॉनेटरी पॉलिसी आने की वजह से गोल्ड, ऑयल एंड क्रिप्टो पे किस तरीके से असर पड़ेगा, इसके बारे में हम बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप एक फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो ट्रेडर हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये पार्ट जो है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मास्त्र है। तो इसको समझेंगे एक अलग वीडियो में, जिसमें जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ को डिकोड करके किस तरीके से फॉरेक्स एंड क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं, इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज हम बात करते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, बस कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है तो हम उसको किस तरीके से डिकोड करके इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और इस पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को डिकोड करके इंडियन मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसे समझने के लिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो इस पे हम समझते हैं कि किस तरीके से हम न्यूज़ को डिकोड करके और रियल टाइम में पोजीशंस बना सकते हैं। तो गाइस, न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। तो अगर करेंटली अभी हम निफ्टी का प्राइस एक्शन समझेंगे तो इसमें क्या चल रहा है कि निफ्टी एक हायर हाइज लगाते हुए ऊपर के साइड मूव कर रहा है। अगर देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक करेक्शन करा, देन फिर ऊपर गया और अभी फिर से एक करेक्शन मोड में है। और आज है 6 फरवरी 2025, और कल यानी कि 7 फेब 2025 को मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है।
तो यहाँ पे हमारा क्या प्लान होना चाहिए प्राइस एक्शन को देखते हुए, किस तरीके से हमें पोजीशन बनाना चाहिए कल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि एक कैंडल ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और न्यूज़ आता है कि रेट कट होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? तो अगर रेट कट होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों बनेगा? वही कंसेप्ट है कि लोगों के पास मनी सरप्लस इंक्रीज होगा, और जब भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा देन वो इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो उसका असर मार्केट पे दिखेगा। तो जब भी न्यूज़ आता है कि रेट कट होने वाला है और मार्केट हमें इस फ्लैट जोन के बॉटम पे मिलता है, और यहाँ हमें कुछ बुलिश कैंडल दिखाता है या फिर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल दिखाता है, देन हम उसके हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड के लिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए एक पोजीशन बना सकते हो, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा सेम उसी रेंज का लो मार्क कर देंगे या फिर कैंडल का लो मार्क कर देंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि इस इंस्टेंट में मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, आपको अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रखना है कि अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है मेरे अगेंस्ट तो मैं यहाँ पे कट कर लूँगा। एंड सेम अगर रेट हाइक का न्यूज़ आता है और मार्केट इस रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा है, और तभी न्यूज़ आता है कि रेट हाइक होने वाला है, तो जैसे ही मार्केट हमें टॉप पे मिलेगा और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा या फिर हमें यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल दिखाएगा, देन हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और सेल करके उस रेंज का या फिर उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। और ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ होते हैं, सो आपको बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा। आपको स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करना है कि जैसे ही आपका मोमेंटम खत्म हो रहा है आप वहाँ से अपना ट्रेड एग्जिट कर दो। स्पाइक में आपको जितना टारगेट मिल गया आप उतना लो, और उसके बाद से पोजीशन एग्जिट कर दो। तो ये तो हो गया साइडवेज की बात। अब अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में मूव करते हुए जा रहा है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे करेक्ट करने लगता है अपने आप को, और यहाँ से मान लो आपका ईएमए का सपोर्ट है या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो आपको क्या करना है? अगर मार्केट यहाँ पे है और यहाँ कहीं न्यूज आता है तो आपको यहाँ बाई नहीं करना है। यहाँ पे जो बाई करेगा उसका स्टॉप लॉस मार्केट ऐसे नीचे की साइड मूव करके कट कर देगी। आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट न्यूज आने के बाद इस सपोर्ट पे आएगा, और अगर मार्केट में रेट कट का न्यूज़ आया होगा, देन यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन बनाओगे, मतलब कॉल बाई करोगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब कंटिन्यू मार्केट हायर हाइज बना के ट्रेड करते हुए जा रहा है, देन आपको क्या करना है? अगर आपके पास हायर हाई पे मार्केट है और वहाँ पे न्यूज़ आता है कि रेट कट होने वाला है, देन आपको वेट करना है कि मार्केट एक सपोर्ट ले, या फिर वो सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, या तो वो ईएमए का सपोर्ट ले ले या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले। तो आपको उस सपोर्ट के पास अपना पोजीशन बनाना है, और जो भी स्विंग यहाँ लगा होगा उसका लो आप स्टॉप लॉस लगाओगे, और आपका टारगेट क्या होगा? स्पाइक में जितना आपको टारगेट मिल जाए, जैसे ही स्पाइक खत्म होता है आप ट्रेड एग्जिट कर दो, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेड काफ़ी तेज़ मूव करते हैं, तो एक स्पाइक में जितना टारगेट आपको देना होगा मार्केट दे। अब ये तो हो गया कि रेट कट होगा तो हम कैसे पोजीशन बनाएँगे। ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमें रेट हाइक का न्यूज़ मिल जाए। अब रेट हाइक होगा तो वहाँ पे क्या होगा? रेट हाइक का मतलब कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट, ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट। रेट हाइक होने का मतलब कि मार्केट में मनी सरप्लस कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा? एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाएगा। नेगेटिव सेंटीमेंट का मतलब क्या होगा? कि मार्केट में एक बेयरिश प्रेशर दिखेगा। तो जबकि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हमारा रेट हाइक हो रहा है, मतलब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, तो हमें सेलिंग पोजीशन बनाना चाहिए। तो जब भी रेट हाइक हो अप ट्रेंड में, तो हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। अगर अप ट्रेंड में रेट हाइक हो रहा है मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, मतलब कि वहाँ पे सेलिंग ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें उस ऑप्शन को अवॉइड करना है, हमें इग्नोर करना है, हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अप ट्रेंड में हम तभी ट्रेड करेंगे जब न्यूज़ हमारे फेवर में आएगा, हमारे फेवर अगर रेट कट होता है देन हम बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट भी अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी मिला, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देख के जब भी हम बाई करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट हमें अच्छा रिटर्न दे के जाए। एंड सेम फॉर डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड लगाते हुए नीचे जा रहा है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू लोअर हाइज बनाते हुए ट्रेड कर रहा है और नीचे के साइड मूव कर रहा है, और इसमें हमारा न्यूज़ आता है कि रेट हाइक होने वाला है। इस प्राइस पे हमारा न्यूज़ आता है कि रेट हाइक होने वाला है। सो हमें क्या करना है कि इस प्राइस पे
पोजीशन नहीं बनाना है। जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेगा ट्रेंड लाइन का या फिर ईएमए का, देन हमें हायर लो पे अपना पोजीशन बनाएंगे और यहाँ से हम पुट बाई कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी सेम, जैसे कि हमने अप ट्रेंड में अभी डिस्कस करा था। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें रेट कट के न्यूज को अवॉइड करना है, मतलब इग्नोर करना है। हमें रेट कट पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेट कट का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट। मतलब डाउन ट्रेंड में हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है कि आप अप ट्रेंड का पोजीशन बनाओ। सो हमें इस चीज को अवॉइड करना है, हमें बस डाउन साइड का पोजीशन देखना है। तो अगर रेट हाइक होता है देन हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो कल हमारा मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है और चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए ऊपर के साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्लान हो सकता है ट्रेडिंग का, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले अपने चार्ट को कर लेंगे थोड़ा बड़ा। तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो 10 बजे के आसपास आने वाला है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि अगर 10 बजे तक कल मार्केट इस जोन में ट्रेड करता रहता है, मतलब कि 10 बजे तक मार्केट इस जोन में रह जाता है और इसी में ट्रेड करता रह जाता है, और मान लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा रेट कट हो जाता है। तो रेट कट होने का मतलब क्या है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। पॉजिटिव सेंटीमेंट आने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। तो जब भी मार्केट हमें बॉटम पे मिलेगा देन हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता रह गया तो। और जब भी रेट हाइक होगा तो हम टॉप पे यहाँ पे आने के बाद सेल करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, नीचे के साइड ये जोन 23,500 से लेके 23,450 तक का ये जोन एक काफी स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे पास यहाँ पे, जहां से मार्केट यहाँ तक आने के बाद यहाँ से रिवर्स कर सकता है कुछ इस तरीके से। तो अगर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आता है तो 23,500 से 23,450 तक हमारे पास एक ये रेंज होगा टारगेट के लिए। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा स्पाइक में हम जहाँ तक बुक कर लेंगे, और अगर होल्ड करना होगा तो इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है और हो सकता है कि मार्केट इस करेक्शन के बाद यहाँ से एक नया हायर हाई लगाने के लिए ऊपर जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट हमें कहीं इस जोन में मिल जाता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है। मतलब कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस रेंज में ट्रेड करता रह जाता है 10 बजे तक, या फिर इधर आने के बाद कुछ इस तरीके से ईएमए का सपोर्ट ले और यहाँ पे हमारा कुछ न्यूज आए कि मार्केट में रेट कट होने वाला है, तो यहाँ से हम एक बाइंग पोजीशन बना के जा सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होगा कि हमारा टारगेट हिट हो जाए। और यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा तो काफी तेजी से निकलेगा और काफी अच्छे स्पाइक के साथ निकलेगा। अब इस जोन में अगर न्यूज आता है कि यहाँ से रेट हाइक होने वाला है तो यहाँ पे हमें सेलिंग ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है ऊपर और यहाँ पे न्यूज आता है कि रेट कट होगा तो हमें यहाँ पे सेलिंग ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हमें वेट करना है कि हमें पुल बैक पे मिले और वहाँ पे हम बाइंग पोजीशन प्लान करें, ना कि सेलिंग पोजीशन। तो यहाँ पे सेलिंग हमें अवॉइड करना चाहिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कहीं अगर इस जोन में हमें मिल गया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 23,500 से 23,450 तक। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें कहीं इस जोन में मिलता है और इस जोन पे हमें रेट कट का न्यूज़ मिलता है, देन हम यहाँ पे फिर से एक बाइंग पोजीशन बना के जा सकते हैं। नो डाउट मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम उस पे वर्क करेंगे जिसके होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक मैं मार्केट को समझ पाया हूँ, मार्केट मार्केट इस रेंज पे आके होल्ड करना चाहिए। अगर कुछ इस तरीके से होल्ड करके काइंड ऑफ एक डब्ल्यू बनाता है इस तरीके का, और उसके बाद से उसे ब्रेक करके यहाँ से निकलता है, देन हमें यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि न्यूज़ कब आया था। अगर न्यूज़ आपका सुबह के सेशन में 10 बजे आ गया और उसके बाद भी मार्केट मूव नहीं किया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और उसको ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें एक नए हाई की तरफ लेके जाएगा। मतलब कि इस हाई को ब्रेक करके निफ्टी यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको सेलिंग पोजीशन तभी बनाना है और रेट हाइक के न्यूज़ पे आपको तभी रिएक्ट करना है जब मार्केट इस रेंज में मिले। अगर मार्केट इस रेंज में मिलता है देन जब भी वो इस रेंज के लो को निकालेगा देन हमें एक स्पाइक देखने के लिए मिलेगा, और वो भी बहुत बड़ा स्पाइक नहीं होगा। या तो वो इस रेंज में आके फंस जाएगा या फिर इसके नीचे आके लोगों को ट्रैप करेगा। लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, अब मार्केट जाके ये वाला गैप फिल करेगा, ये जो गैप दिख रहा है मार्केट अब इस गैप को फिल करेगा। लेकिन इस जोन में आने के बाद सेलर्स की एंट्री बनवाने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है।
तो ये थी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूज़ आने के बाद हो सकता है कि रेट हाइक होने के बाद किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है और रेट कट होने पे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है और उसके बेसिस पे हमें किस तरीके से पोजीशन बनाना है, इस बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट में इशू करा जाता है और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की न्यूज़ को डिकोड करके आप लाइव मार्केट में पोजीशन बना सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के न्यूज़ को डिकोड करेंगे क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।